देखो अब सुन लो, है ना। अब कुछ कुछ की पॉइंट्स बता रहे हैं जिनको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये वाले पॉइंट आपसे मिस हुए तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे पेपर में, ना। पहला पॉइंट तो क्या है, ध्यान से सुनना। टीचर को तुम्हारी कॉपी चेक करते टाइम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीचर को दिक्कत कब होती है, जब उसको बार बार पेपर पलटना पड़ता है। तुमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ किया है, फिर उसके नीचे कर दिया डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20, फिर उसके नीचे कर दिया क्वेश्चन नंबर 32। तो टीचर जितना बार बार उल्टा पलटी करेगा पेपर, उसको इरिटेशन हो जाएगी, है ना। तुम खुद से सोचो, अगर तुम भी कर रहे होते हो, बार बार इधर उधर पेपर करना पड़ता है, इरिटेशन हो जाती है। अगर टीचर को इरिटेशन हुई, तुम्हारे नंबर खत्म। क्या करना है, पेपर में क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करने। सबसे पहली बात, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना। फिर कोई बोले नहीं भैया अगर नहीं आते होंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर नहीं आते तो उस क्वेश्चन को कहीं बीच में नहीं घुसाना है। जैसे मान लो सेक्शन ए का आपको कोई क्वेश्चन है, सेक्शन तो खैर हमारा क्या है, एमसीक्यू है, तो उसमें तो नंबर वाइज नंबर कर ही दोगे। जो नहीं आएगा उसमें लास्ट में तुक्का मारोगे। तो सेक्शन ए तो पहले ही रखना है ना। अब मान लो आप कोई दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, सुनो, दूसरा सेक्शन अगर आप अटेम्प्ट करने जाते हो, उस केस में सेक्शन बी का मान लो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा आता है, दूसरा कर दो। फिर ये नहीं कि सेक्शन सी स्टार्ट करना था, उसके नीचे जाके तुम्हें फिर से क्वेश्चन नंबर 1 चालू कर दिया। समझ आ रहे हैं क्या कह रहे हैं। पहले ही जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। पहला वो जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना समझना है। ऐसा आपको 60 से 70% पेपर मिलेगा ही जिसमें आप बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। 1 1 1 1 मार्क कर देना जिनको अटेम्प्ट करना है पहले। जो छूट गए उनको बाद में ही जाके करना है। जैसे सेक्शन बी का आपने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन अब सेक्शन सी के बाद में मत कर देना। सेक्शन सी के बाद में करोगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसको जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो तो लास्ट में लिखना सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर दिस। तो टीचर को पता, हाँ मैंने लाइन वाइज पूरा पेपर चेक कर लिया, अभी सेक्शन बी का वापस आ गया, तो फिर वो वहां चला जाएगा। अब तुमने यहाँ किया सेक्शन बी का, फिर उसको अगला, जैसे तुम्हारा पेज तो एकदम पोथी की तरह आता है, 5 6 10 पेजों का आता है। अब सेक्शन बी का उसने यहाँ चेक किया, फिर उसके नीचे सेक्शन सी का है, फिर उसके नीचे वापस सेक्शन ए का आ गया। तो अगर ऐसे होगा ना तो तुम्हारे नंबर डेफिनेटली कट जाएंगे। तुम अगर सही भी कंटेंट लिख के आओगे ना तब भी कटेंगे। तो तुम्हें टीचर को इरिटेट नहीं करना है। तो इरिटेट करने से कैसे बचे, हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। जो आंसर हमें आते हैं हम पहले उनको ही करेंगे, ठीक। वो हो जाएंगे, जो छूटेंगे वो सबसे लास्ट में जाके करेंगे, उनको किसी भी सेक्शन के बीच में नहीं घुसाएंगे। समझ आ गई बात। ये वाला काम करते हो तो आप सोचो आपके नंबर ऑलरेडी अच्छे हो गए। क्यों, जितनी जल्दी कॉपी चेक होगी टीचर को उतना अच्छा फीलिंग आती है। और अगर कॉपी गलत, मतलब बार बार इधर उधर करके चेक करनी पड़ेगी तो उसको ना गंदी गंदी फीलिंग आ जाए। तुम्हारे नंबर सही भी लिखा होगा ना तो इरिटेट होकर काट देगा। दूसरी बात, लिखते टाइम, आंसर लिखते टाइम, ये एक समझ में आ गया। एक फैक्टर हमारा क्या है, सीक्वेंस है। दूसरा, अगर आप आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आंसर रिप्रेजेंट देखो हमारे 2 पार्ट है, एक थ्योरी पार्ट है और एक न्यूमेरिकल पार्ट है। थ्योरी पार्ट में आंसर लिखते टाइम आपको याद रखना है कि हमारे क्वेश्चन के जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको अंडरलाइन करना है, पहली बात। न्यूमेरिकल अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम को ये याद रखना है कि हमारा जो फाइनल आंसर आया है, ध्यान रखना। ये सारी बातें हम तुम्हें बहुत सोच समझ के बता रहे, बाकायदा हमने बैठ के सोची, ये नहीं कि आए के डायरेक्ट बोलना चालू कर दिया। सारे पॉइंट सोचे हैं उसके बाद बता रहे। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। पहला आंसर, अगर थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके आंसर में कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, थ्योरी क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा, थ्योरी क्वेश्चन में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो बट आपको आंसर नहीं पता, पहले तो अगर कीवर्ड्स, मतलब आंसर पता है तो कीवर्ड्स लिखने और प्लस क्या लिखने, पॉइंट्स लिखने, पॉइंट वाइज आंसर रिप्रेजेंट करना है। इन केस मान लो आपको आंसर नहीं आता थ्योरी क्वेश्चन का, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आता बट उसके आसपास का डेटा पता है, उस केस में आप आंसर पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे। उस केस में आप आंसर कैसे लिखोगे, पैराग्राफ वाइज लिखोगे। समझ में आया। और ये हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी देख लेते हैं। हम लोगों ने इतना सेक्शन डी किया केस बेस्ड स्टडी का, किसी में भी पैराग्राफ नहीं पढ़ा। क्यों, पैराग्राफ पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ह्यूमन साइकोलॉजी, सिंपल। पैराग्राफ में आंसर लिखा, टीचर समझ जाएगा इसका मतलब बच्चे ने कुछ तो लिखा ही है। पैराग्राफ पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। पॉइंट वाइज लिखा होगा तो एक बार को पढ़ने का मन करता है, बट अगर आपने पैराग्राफ वाइज लिखा है तो टीचर पढ़ेगा नहीं। तुम्हें आंसर गलत भी लिखा होगा ना, सही करके तुम्हारे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1.5 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। ये काम स्टार्टिंग में नहीं करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस करने हैं जो तुम्हें आ रहे हैं, और इसकी गारंटी हम ले रहे हैं
50 to 60% पेपर आपका एकदम देखा दिखाया रहेगा अगर आपने क्लास के 5 से 6 सैंपल पेपर भी करके जा रहे हो तो। स्टार्टिंग में केवल वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो तुम्हें आते हैं। टीचर के दिमाग में तुम्हारी इमेज बन चुकी है, अच्छा बालक है। अब लास्ट में तुम थ्योरी क्वेश्चन अगर गलत भी लिख रहे हो, पैराग्राफ फॉर्म में पॉइंट वाइज मत लिखना। पैराग्राफ में कभी भी टीचर आंसर चेक नहीं करता, प्रोवाइडेड दैट कि एकदम स्ट्रिक्ट ना हो, नहीं मैं तो एक एक बच्चे की एक एक लाइन पढ़ूंगा ना। ऐसे 99% केसेस में टीचर कॉपी जल्दी जल्दी चेक करते हैं, उनको कॉपी चेक करने की ना पेमेंट मिलती है, तो जितनी जल्दी वो कॉपी चेक कर उसको अच्छा फील होगा, हाँ मेरे इतने पैसे आ गए, तो उतने पैसे आ गए तुम्हें नंबर मिल गए ना उसके एडवांटेज में। समझ में आया? तो पैराग्राफ में आंसर कब लिखना है? जब आपको आंसर पता नहीं है बट उसके आसपास का कंटेंट पता है कि उसके आसपास के कंटेंट में क्या करना है। समझ में आया? जैसे मान लो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आया, आपको पता नहीं क्या क्या लिखना है, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व बना दिया। बनाने के बाद उसके नीचे अगर आपको पता है तो पॉइंट वाइज लिख दो, नहीं पता है तो पैराग्राफ में लिखो। पैराग्राफ में लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, बट अगर आप पॉइंट वाइज लिखने गए तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके, पहला तरीका पॉइंट वाइज, दूसरा तरीका पैराग्राफ। पॉइंट वाइज कर रहे हो तो हम कीवर्ड को हाईलाइट कर देंगे, आंसर ठीक। अगर हमें आंसर नहीं पता है तो हम बाद में जाके उसको अटेम्प्ट करेंगे और लिखेंगे पैराग्राफ वाइज। पैराग्राफ वाइज लिखने से फायदा ये होगा कि टीचर बिना पढ़े नंबर दे देगा, और वैसे भी स्टार्टिंग में तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा बन चुका है कि हाँ बच्चे ने स्टार्टिंग में अच्छे से किया। पहले पेज पे ही मत कर देना, वरना नेगेटिव इंप्रेशन बताया, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। पहले पेज में गंदगी नहीं फैलानी है। दूसरा, अगर इनकेस कटिंग हो जाती है थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, अगर मान लो आपने गलत लिख दिया है ना, तो गलत को ऐसे ऐसे करके नहीं काटना है। समझ में आई बात? अगर आपने कुछ गलत वर्ड लिख दिया है तो एक लाइन बस बहुत है, पढ़ रहा होगा तो उसको दिख जाएगी हाँ ये कटा हुआ है। जबरदस्ती ये दिखाना नहीं है, कुछ लोग की आदत होती है ना कलरफुल कर देते हैं उसको, यूं पढ़ ना ले टीचर की क्या लिखा था हमने, इतना नहीं करना है। अगर हमने कटिंग करनी है तो जस्ट एक सिंगल लाइन, इससे कि हमने कटिंग भी कर दी और हमारा आंसर देखने में गंदा नहीं लगेगा। अगर टीचर पढ़ रहा होगा तो उसको दिख जाएगा कि ये वर्ड कटा हुआ है, बट अगर तुम उसमें गंदगी फैलाते रहो, टीचर का पढ़ने का मन नहीं है बट उसको गंदगी दिख जाती है ना, तो खत्म। समझ में आई बात? न्यूमेरिकल अगर आपसे गलत हो जाता है, पहली बात तो न्यूमेरिकल को बाद में अटेम्प्ट करें, पहले थ्योरी पोर्शन कर लेंगे ना। अगर न्यूमेरिकल गलत हो जाता है तो उसको ऐसे तरीके से नहीं काटेंगे कि वो गंदा दिखे। समझ में आई बात? कुछ लोग यूं और यूं कर देते हैं, एक लाइन से कट गया बहुत है, सिंपल सी बस एक सिंपल लाइन खींचो। मतलब पेपर देखने में गंदा नहीं लगना चाहिए, अगर पेपर देखने में गंदा लगा तो नंबर गए। आपको माइंडसेट के साथ देखो, टीचर बैठ के एक कॉपी चेक नहीं कर रहा है, उसको दिन में 50-60 कॉपी चेक करनी पड़ती है। और सोचो कोई इरिटेट करती हुई कॉपी आई, अचानक से तुम्हारी एक सुंदर सी कॉपी दिख गई तो मन खुश हो जाता है। ये एज अ टीचर हम तुम्हें खुद ही बता रहे, जैसा ना कॉपी टेस्ट होता है, कुछ गंदी कॉपी चेक करते हो, अगर बीच में अच्छी आ जाए तो अंदर से ना बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ ये कितना सुंदर लिखा है। तो एक बार को बिना पढ़े भी नंबर मिल सकते हैं, समझे? कॉपी में साफ लिखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। क्लियर हो गई वाली बात? थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे करना था हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब बचा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो मोस्टली गलती क्या करते हैं बालक, सबसे पहले एक काम तो आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम फॉर्मूला लिखना है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, केवल करते चलेगा, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद फिर वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस करने के बाद लास्ट स्टेज में जब आप पहुंचोगे तो कुछ लोग वहीं पे आंसर डब्बे में डाल देते हैं, ये लो ये आ गया। ऐसे नहीं डालेंगे, हम क्या लिखेंगे, मान लो हमसे पूछा गया फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज और फिर इसको लिख देंगे 40 सेंटीमीटर, या ऐसे करके डैश करके लिखेंगे f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फिर इसको डब्बे में डाल देना। मान लो क्वेश्चन के बीच में आप अटेम्प्ट करते हुए जा रहे हो, 3 से 4 स्टेज का क्वेश्चन है, मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन आ गया, तो हमें पता है कि पहले वाले का जो इमेज होता है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये मल्टीपल स्टेज क्वेश्चन हो गया। उस केस में बीच में आपको क्या करना है, बीच में जाके आपको v इज इक्वल टू, मान लो इमेज की कुछ वैल्यू है v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसको हाईलाइट कर देना है और इसके नीचे से स्टार्ट करना है लिखना। क्वेश्चन का फ्लो ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते टाइम कुछ लोग न्यूमेरिकल को ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। हमारे पास पूरी बहुत बड़ी कॉपी, खाली छोड़ेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन का फ्लो टॉप टू बॉटम जाना चाहिए हमेशा। समझ में आई बात?
उस टाइम नहीं लिखेंगे, इस स्टेप के बाद जो अगला स्टेप होगा उसी के नीचे लिखेंगे, बगल में नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात? न्यूमेरिक। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती जो बालक करते हैं और जिसमें नंबर डेफिनेटली कट नहीं है, आपने पूरा न्यूमेरिकल सही किया हो तब भी 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, आपने ये वाली गलती करी तो आपका 1 नंबर गया। लास्ट में आपको यूनिट जरूर लिखनी है। मान लो उन्होंने पूछा ईएमएफ बताओ, आपने लिख दिया E = 2, नंबर गए। 2 बोल्ट नहीं लिखा तो नंबर गए, 1 नंबर कट जाएगा इतनी छोटी सी मिस्टेक के ऊपर, आपने कितने भी अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया। समझ में आया? यूनिट गलत नहीं, मतलब यूनिट लिखनी है। आप बहुत सारे बाल को, मतलब हम टेस्ट देते हैं, हमने भी बहुत सारे में देखा, फ्लक्स आ गया लिख देंगे फ्लक्स = 4, बस हो गया। फ्लक्स = 4 क्या, अगर ये पीछे यूनिट नहीं लिखा तो कोई फायदा नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात, फॉर्मूला जरूर लिखना है। दूसरी बात, लिखते टाइम जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो उन कैलकुलेशन में कोशिश करो कुछ गड़बड़ ना हो, अगर हो जाता है तो आपको ऐसे काट देना है। समझ में आया? दूसरी बात, अगर मान लो आंसर आ जाता है तो उस आंसर को आपको हाईलाइट करके बाकायदा दिखाना है कि हाँ इतना है। डब्बा देखने से ये होता है, टीचर्स के पास आंसर लिखे रहते हैं, ठीक है। अब टीचर के पास अगर आंसर लिखे हुए हैं तो उस केस में उसने देखा डब्बे में 40 है, आंसर भी आंसर की के साथ 40 मैच कर, देखेगा नहीं तुमने क्या लिखा है। टीचर ने जो कॉपी को चेक करना था 1 मिनट में, उसने तुम्हारी कॉपी चेक कर दी 5 सेकंड में। सोचो कितना एडवांटेज और कितना पॉजिटिव इंपैक्ट तुम्हारी कॉपी को लेकर टीचर के ऊपर पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आते हुए भी बहुत सारे बालकों के नंबर नहीं आते। देखो हम इसी फील्ड में हैं तो हम जानते हैं, कई सारे बालक ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, नंबर में पीछे रह जाते हैं। 10th में हुआ ऐसा कई सारे लोगों के साथ, इसी बैच में नंबर उनके आने चाहिए थे 97, 77, 78, 79, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप आंसर को प्रेजेंट करना नहीं जानते तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम सबसे पहले फॉर्मूला, कैलकुलेशंस, जो आपका आंसर आया है उस आंसर को आप हाईलाइट करके लिखोगे। क्वेश्चंस का फ्लो ऑलवेज टॉप टू बॉटम, कभी भी साइड वाइज नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? हमें कॉपी को नहीं बचाना है, पूरे 30 पेज भरने हैं। लिखते टाइम साफ साफ लिखा होना चाहिए, गंदगी नहीं फैली होनी चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल को कैसे बाद में पूछ लेना जो पूछना है, अभी हम पहले अपनी तरफ से क्लियर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल समझ में आ गया क्या करना है? आंसर को हाईलाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि न्यूमेरिकल टीचर आपकी कैलकुलेशन देख नहीं, कभी भी कैलकुलेशन चेक नहीं किया कि हाँ इस बच्चे ने क्या क्या किया। केवल 2 स्टेज में न्यूमेरिकल चेक होता है, फॉर्मूला लिखा है, हाँ सही लिखा है, आंसर सही है, आया, फॉर्मूला सही लिखा है, आंसर सही नहीं आया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर दे दो, आगे बढ़ जाओ। फॉर्मूला आंसर सही 3 नंबर, बीच वाला पार्ट कभी भी काउंट नहीं होता। चौथी बात, अगर क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का है, आप बिना रे डायग्राम बनाए नहीं आओगे, आप रे डायग्राम बनाने के बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक बात है? ओके, तो न्यूमेरिकल कैसे करना समझ में आ गया, थ्योरी कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। अभी जो क्वेश्चंस नहीं आते उनके साथ कैसे डील करना है, तो देखो जो क्वेश्चन नहीं आते उनको हमने ऑलरेडी बता दिया, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। डेरिवेशन नहीं आता कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो डेरिवेशन अगर नहीं आता तो हम उसमें फॉर्मूला लिखेंगे, वो भी लास्ट स्टेज में जाके, जिससे कि टीचर को ऐसा फीलिंग आए कि शायद बच्चे का टाइम कम पड़ गया होगा, तो 3 नंबर का अगर डेरिवेशन है तो मैं 1 से 1.5 नंबर देके वो आगे बढ़े, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा तुम्हारी कॉपी चेक करके, है ना। बहुत सारे बच्चे होते पूरी कॉपी में गंदगी फैला के आते हैं, उसके बीच में कोई अच्छी कॉपी मिलती है ना, सही बता रहे, उसकी ना किस्मत जाग जाती है, ऐसा वाला फीलिंग लो तुम। और हो सकता है तुम्हारी कॉपी टीचर लास्ट कॉपी चेक कर रहा हो, तो उसको जल्दीबाजी हो घर जाने की, है ना, तो नहीं सही तो लिखा, दे के आगे बढ़ जाओ। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, कई बार गलत लिखने के भी, बट गलत लिखने का तरीका है, पैराग्राफ फॉर्म में पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इतना आपने पढ़ा है, सैंपल पेपर आपने जितने किए हैं ना, उन सैंपल पेपर की हमने समरी भेजी है, उस समरी को आपको एक बार रीड करना है, इसमें से कौन सा टॉपिक है जो मेरे को नहीं आता है। अभी 9 बजे तक टाइम है, आराम से पढ़ना, यहीं बैठ के पढ़ना है, घर पे जाके पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, फोन करके हमसे पूछ लेना। जो कल हमने समरी भेजी है वो सारे के सारे एकदम आने वाले टॉपिक, आप ऐसे मान लो उसमें से आपको सारे टॉपिक आने चाहिए, अगर उनमें से नहीं आता तो आप पूछोगे, ठीक। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को सुंदर राइटिंग में सजा के लिखोगे, पैराग्राफ फॉर्म में। अगेन कह रहे हैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है वो आंसर जो नहीं आता है। कब लिखना है? लास्ट में जाके लिखना है। इधर हमने अपना इंप्रेशन बना लिया, अच्छा है, तो उधर जाके हम उस इंप्रेशन का एडवांटेज ले सकते हैं। क्लियर हो गई वाली बात कि नहीं? अच्छा,
इतना अगर आप करके आओगे तो आपका फिजिक्स का पेपर छूटेगा नहीं, सॉरी अच्छा होगा। मतलब ये हमने नंबर ओरिएंटेड बात करी है ना। अब अगर हमारा पेपर ना छूटे इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, सेक्शन ए पहले तो हम क्वेश्चन पेपर पढ़ ही लेंगे, 15 मिनट मिलते हैं हमें पढ़ने के लिए, उसमें मैं मार्किंग कर ली कि मैं कौन कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। ठीक, उसके बाद जब आप आगे क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है एकदम से करने नहीं लग जाना है। ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन को एकदम से करने नहीं लग जाना है। मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगेंगे हम जो बोल रहे हैं उसको करने के लिए। सबसे पहले ये रिकॉल करना है कि ये किस चैप्टर का है। अगर आप डायरेक्ट करने लग गए, आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम किया, वो एक साथ ओवरफ्लो हो जाएगा ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले सोचना है किस चैप्टर का है, फिर सोचना है ये किस टॉपिक का है। ऐसा करने से दिमाग के पास अब केवल एक ही ऑप्शन रह गया, तो करते टाइम वो कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप ये वाली बात मानोगे तो क्वेश्चन करते टाइम आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखे देखना चालू, लिखते लिखते ही भूल जाओ मैं क्या क्वेश्चन का आंसर लिख रहा था। जो लोग नहीं मानेंगे वो देखना, ये वाली बात तुम्हें फील होगी। अगर आप क्वेश्चंस को पहले स्पेसिफाई कर देते हो ये इस चैप्टर का और इस टॉपिक का है, तो आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है मेरे को क्या लिखना है। वरना लिखते टाइम ना कंफ्यूजन आता, लगता नहीं इससे अच्छा लिख सकते थे, फिर उसको काट देते हैं, फिर हम दोबारा लिखते हैं। तो बेटर है 10 सेकंड लगेंगे, पहले ये सोचना है किस चैप्टर का है, फिर ये सोचना है किस टॉपिक का है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करना है। समझ में आई बात क्या था? पेपर अटेम्प्ट करते टाइम क्वेश्चन पढ़ते से पहले, पढ़ने के बाद ये सोचना है किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक बात? अच्छा, अब कौन सा सेक्शन पहले करेंगे, कौन सा बाद में? तो जितने पेपर हमने सॉल्व किए उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, सेक्शन सी हम सबसे बाद में करेंगे ना। सेक्शन सी और सेक्शन ई को एक साथ करेंगे, पहले सेक्शन ए करेंगे फिर सेक्शन बी करेंगे। देख लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं एकदम रिजिड बन के नहीं जाएंगे कि ना ऐसा ही करना है। हम देख लें सेक्शन सी के क्वेश्चन में भी हो सकता है आसान आ जाए, इस मतलब कुछ पता थोड़ा ना। अगर सेक्शन सी हमें ऐसा लगता है नहीं ये तो बहुत आसान से, सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी सेक्शन के 80% क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको पहले ही अटेम्प्ट कर लो, जो नहीं आते उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। समझ में आया? सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने का टाइम हमारा रहेगा 20 मिनट। 20 मिनट में होता है तो ठीक, नहीं होता है तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है। ये सारी बातें हमने नंबर ओरिएंटेड करी जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब हम जो बातें कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए आपको केवल और केवल कितना टाइम देना है, 20 मिनट देना। ठीक, कितना, 20 मिनट चलेंगे। अच्छा, अब 20 मिनट में बाद अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, है ना, तो उसके बाद हम उसको टाइम नहीं देंगे, छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है? अच्छा, सेक्शन बी करने के लिए हम कितना टाइम देंगे? सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं? मोस्टली 5 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 3 मिनट पर क्वेश्चन मानेंगे। कितना हो गया? 15 मिनट। 15 की जगह 20 मिनट का फैक्टर लेके चलते हैं, ये कितना हो गया हमारा? 20 मिनट। सेक्शन सी में हमारी कितने कुछ, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, पहले से लिख लेना, घड़ी सबके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप घड़ी हाथ में लेके नहीं गए आपका पेपर डेफिनेटली छूटेगा, हम बता रहे हैं। फिजिक्स और मैथ दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें पेपर छूटता है, और ये अगर तुम पेपर मतलब आता हुआ छोड़ के आते हो ना तो हमें बहुत गंदा गंदा फील होता है कि बताओ आता हुआ छोड़ के क्या फायदा वो पूरे साल पढ़ने का। हम पूरे साल क्यों पढ़ रहे थे? ये 3 घंटे के लिए पढ़ रहे थे, और हम इन 3 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम पूरे साल का बर्बाद कर दिया ना सब, और सारा का सारा जो कुछ भी पढ़ा था। आता हुआ छूटता है तो हमें बहुत ही गंदा फील होता है, आता हुआ नहीं छोड़ना हमें। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। सेक्शन भी 20 मिनट का ही होता है, एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दे दिए। 2 नंबर का है, कितनी लाइन लिखनी? 4 लाइन। 4 लाइन 3 मिनट में नहीं लिख पाऊंगी, आराम से लिख लेंगे। और 20 मिनट हमने एक्स्ट्रा लिए, मतलब 4 मिनट का पड़ गया एक क्वेश्चन। 4 मिनट का क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब 4 लाइनें लिखने में 4 मिनट, तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हम, है कि नहीं? इतना तो कर ही लेंगे, जो छूटेगा उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बट इसमें हम 20 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करने वाले। ठीक, उसके बाद हम सेक्शन सी को अटेम्प्ट जब करेंगे जब हमें आता है, अगर नहीं आता तो हम जाएंगे सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में 8 एमसीक्यू होते हैं हमारे, 4 पहली केस स्टडी के, 4 दूसरी केस स्टडी के। 8 एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए 15 मिनट बहुत होते हैं। 15 मिनट ज्यादा ही ले लिया हमने, 15 मिनट फिर भी लेके चल, है ना। इधर से कितना हो गया हमारा? 15 मिनट। ऐसा करने से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अभी तक आपका 1 घंटा पूरा नहीं हुआ और आपने कितने नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है? 5 दूनी 10, 16, 26 और 8, 34 नंबर, मतलब आपने 50% पेपर अटेम्प्ट कर लिया और अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है।
इससे आपको एक बूस्ट मिलेगा मेंटल लेवल पे कि अच्छा मेरे पास अभी बहुत टाइम है। उसके बाद मैं सेक्शन सी और सेक्शन ई में जाऊं। अब सेक्शन सी और सेक्शन ई में कंपेयर करेंगे कौन सा सेक्शन ज्यादा कंफर्टेबल है हमारे लिए करने में। अगर हम सेक्शन ई में ज्यादा कंफर्टेबल है तो पहले सेक्शन ई अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर हम सेक्शन सी में ज्यादा कंफर्टेबल है तो सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लेंगे। बट ये फॉलो करके चलना है। अब सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होते हैं? सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं ना। एक क्वेश्चन को हम 5 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक। 5 मिनट दे दिए, कितना टाइम चला गया? 35 मिनट चला गया। 35 को राउंड ऑफ करके 40 कर लेते ना, थोड़ा ही क्वेश्चन पढ़ने मान लो टाइम लग गया, 40 मिनट चले गए। सेक्शन सी हमारा 40 मिनट में खत्म, ठीक। अब सेक्शन ई में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं और वहां पे मोस्टली पार्ट डेरिवेशन का रहता है ना। तो डेरिवेशन अगर हम करके जा रहे तो अच्छी बात है, नहीं करके जा रहे तो वहां थोड़ा सा डेरिवेशन के टाइम हम क्या लिख देंगे? फॉर्मूला लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे और फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक। ऐसा करने से कोई डेरिवेशन 3 नंबर से ज्यादा का नहीं है। हम लोगों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट करके देख लिया, 3 नंबर का एक डेरिवेशन है। फॉर्मूला लिख दिया, डायग्राम बना दिया, 1 नंबर आपका फिक्स है, कोई नहीं काट सकता। 2 नंबर थे डेरिवेशन करने के, तो 1 नंबर तो हमें मिल ही गया वहां से। अब मान लो सेक्शन ई को हम अटेम्प्ट करने जाते हैं, सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। अगर 3 क्वेश्चन को हम 10-10 मिनट भी देते हैं, सेक्शन ई बड़ा होता है ना, तो इसको हम 30 मिनट भी दे लेते हैं। कितना टाइम हो गया अभी तक? देखो 40, 30, 70, 20, 90 और 20 110 और 15 कितना हो गया? 125। अभी भी आपके पास पूरे 55 मिनट बचे हुए होंगे। अब आप इन 55 मिनट को और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना चाहो, थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर कम डालना चाहते हो, 55 मिनट में इसमें कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट से ज्यादा ये सेक्शन डी 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। सेक्शन बी 20 मिनट बहुत ले लिए, 5 मिनट यहाँ इंक्लूड कर दो और 25 मिनट हो गए। अभी हमारे पास 50 मिनट बचे, 40 मिनट है, 40 मिनट में से 10 मिनट यहाँ और दे दो, 50 मिनट। अभी भी हमारे पास 40 मिनट बचे। ये 40 मिनट में से बचे हुए 10 मिनट मान लो सेक्शन ए को और दे दो, अभी भी हमारे पास 30 मिनट बचे हैं। हमारे हिसाब से आपका पेपर 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। इस टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। अच्छा 30 मिनट है ना, तो हमारे हिसाब से आपका पेपर 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। सेक्शन ए 30 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, 16 क्वेश्चन है, आप पढ़ के जा रहे हो, टिक ही करना है। हर सेक्शन को हद से ज्यादा टाइम दिया है। 50 मिनट सेक्शन सी अटेम्प्ट करने के लिए बहुत होते हैं। सेक्शन ई के लिए देखो आप 30 मिनट दे चुके हो, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, है कि नहीं। इस टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप जाओगे तो आपका पेपर छूटना तो दूर, टाइम से बहुत पहले हो जाएगा। अब ये होगा कब? जब हमारे बगल में घड़ी चल रही होगी, वरना लास्ट में हड़बड़ा जाता है, फिर हमें पता ही नहीं होता क्या। अच्छा कुछ बालक एक गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी। स्टार्टिंग बहुत सजा सजा के लिखेंगे, लास्ट में जाके डॉक्टर से भी बदतर राइटिंग हो जाएगी, पता ही नहीं चले। बस उनको लगता है कैसे भी टीचर अपने आप समझेगा। ये वाली बात पहले भी सोच सकते थे, टीचर अपने आप पहले भी तो समझ सकता था। नहीं, स्टार्ट में बहुत सजा सजा के लिखेंगे, लास्ट में जाके ये ऐसे ऐसे दौड़ेगा, फिर तो एक लाइन में 3-3 वर्ड आते, इतना बड़ा 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 लिख देता है, पूरा गंदगी फैला देते हैं। ये वाला काम नहीं करना है। इससे हम तुम्हें बताते हैं क्या इंपैक्ट आता है। इससे पता चलता है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है। अगर आपने लास्ट तक पेपर एक ही फ्लो में अटेम्प्ट किया है तो इसका मतलब बच्चा समझदार है। और हम तुम्हें बता रहे हैं कॉपी में नॉलेज से ज्यादा मैटर करती है तुमने अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे किया है। अगर तुमने नॉलेज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो उस रिप्रेजेंटेशन का कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर हो गई बात? टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे सामने, देखो इससे ज्यादा टाइम किसी भी सेक्शन में नहीं लगना चाहिए। इवन हम लोगों ने पेपर किया है, वो पेपर 1 घंटा 40 मिनट में खत्म हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, इससे ज्यादा टाइम लो। जबकि हम लोगों ने और वाले क्वेश्चंस भी किए हैं, तब इतना टाइम, मतलब 2.5 घंटे से ऊपर का पेपर तो किसी भी हालत में नहीं है। इस टाइम मैनेजमेंट के साथ आप चलोगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट में 30 मिनट बची, हम उसमें कर लेंगे। क्लियर हुई बात? क्या कह रहे हैं? सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आज तक हमने नहीं छोड़ा, अब तक हमने जितने एग्जाम दिए, वो बात प्लीज ध्यान रखना। स्टार्टिंग के हाफ टाइम में, ये इस एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप जो भी एग्जाम देने जाते हो, आज के बाद भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं, कॉलेज जाना है, फिर उसके बाद जहाँ एंट्रेंस वगैरह देने हैं, बहुत सारे एग्जाम देने हैं। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। ये हमने अपने एग्जाम एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर आप ऐसा करते हो
आपका पेपर डेफिनेटली छूटेगा नहीं। और इससे एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको कोई पेपर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो ये जो 1.5 घंटा आपने यूटिलाइज किया है, ये आपको इतना पावर दे देता है कि आप ना आते हुए क्वेश्चन के बारे में भी सोचना चालू कर देते हो। पूछने पाछने वाला काम लास्ट के लिए रखते हैं, है ना। हम पहले, और ये बताने वाला काम, अगर किसी का बताने का मन कर रहा है, स्टार्टिंग देखो, अपने दिमाग को स्टेबल नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं, घोड़े के वो यहाँ लगे रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगाना है, कॉपी में देखना, बस लिखते रहना, ना इधर देखना ना इधर देखना कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या पूछ रहा है। पेपर कॉपी, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात क्या कह रहे हैं हम? इतने के साथ जाओगे तो आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा। जितना हमने बताया बेटा, प्लीज एक एक पॉइंट ध्यान रखना। हम बहुत सोच समझ के एक एक पॉइंट रिकॉल करके तब तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर इतना ध्यान रखोगे तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, ना तो छूटेगा, और जो आता हुआ वो हो जाएगा, और जो नहीं आता हुआ होगा उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो, वहां से भी नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। अगर आप ऐसा मानते हो, हमें ऐसा लगता है अगर आपने 5 से 6 सैंपल पेपर भी किए हैं तो आपके 80 से नीचे नंबर नहीं जाने चाहिए, 75-80 के बीच में रहने चाहिए, ठीक है, अगर आप इतना करके जाते हो। ठीक है, हमारी तरफ से हमें बस इतना ही बोलना था। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना पेपर, ठीक है।